सो हेलो गाइस, तो इस रिवीजन वाली क्लास में अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो आंसर होगा मोहम्मद शमी को। तो इनका नाम याद रखना है। प्यूमा ये किस देश की कंपनी है? जर्मनी की है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर होगा जीना महसा अमीनी। ये ईरानी महिला है, और है नहीं बोलूंगा, ये ईरानी महिला थी क्योंकि इनकी पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी 2022 में ही। पुलिस ने एक्चुअली में इनको गिरफ्तार कर लिया था। वहां पे जो ड्रेस कोड चलता है कि मुंह छुपा करके चलना है, ऐसा कुछ, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। तो याद रखना, ये सखारोव पुरस्कार ये यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है। अच्छा, अभी एक और ईरानी महिला न्यूज में रही थी, नरगिस मोहम्मदी। अभी 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। बाकी स्वाति नायक आप जानते ही, नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 इनको मिला। नॉर्मन ई बोरलॉग ये हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। वैसे भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। और रवि कन्नन की बात करोगे तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इनको मिला था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था, लेकिन उसमें से एक भारतीय थे, ये रवि कन्नन। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे बोलते हैं इसको। पहली बार 20 अक्टूबर 2010 में मनाया गया था। वैसे हर 5-5 साल में इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, भारत में भी हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 29 जून को मनाते हैं। वैसे 20 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शेफ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है ग्रोइंग ग्रेट शेफ। आपको याद है अभी 2023 में सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? CR राव को, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। और इस पुरस्कार को, इसे सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसका नाम बताओ, तो आंसर होगा श्रद्धांजलि। कौन है असम के मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और इन्होंने अभी असम के गुवाहाटी में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, जिसका नाम श्रद्धांजलि रखा। लंबाई इसकी 2.28 किलोमीटर है। ये राज्य का दूसरा सबसे लंबा है। तो पहला सबसे लंबा कौन सा है? नीलाचल फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। जो असम के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। अच्छा, इसी तरह कुछ प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं तो भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये कहां पे बना? नागपुर में। और भारत का पहला केबल रेल पुल ये अंजीखड़ पुल है, जो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई है 473 मीटर। और भारत का सबसे लंबा पुल, या यूं कहूं कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल, रिवर ब्रिज, ये डोला सादिया ब्रिज था असम में, जिसका नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर रख दिया गया, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये वियतनाम में मिलेगा, जिसका नाम व्हाइट ड्रैगन है, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। और पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है और कहां पर है, तो चेक रिपब्लिक देश में है। स्काई ब्रिज 721 इसका नाम है, 721 मीटर ये लंबा है। और भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक पुल ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, 570 मीटर ये लंबाई में है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये बन रहा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये एक रेल ब्रिज है, चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई, और लंबाई की बात करोगे तो 1315 मीटर ये लंबा है। और ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये आपको मिलेगा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में, जिसका नाम वैसे बदल दिया गया। अभी इस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे रख दिया गया। और प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करोगे तो 1507 मीटर है। तो इस तरह से दुनिया में जो सबसे लंबे पुल भारत में जो भी बन सकते हैं, प्रश्न में वादी इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, उसका नाम पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा इम्फाल। तो याद रखना, प्रोजेक्ट 15B में भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने हैं, जिसमें से पहला INS विशाखापत्तनम, दूसरा INS मोरमुगांव था, तीसरा ये INS इम्फाल हो गया, और चौथा है INS सूरत। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। अच्छा, इसी के साथ में आपको साथ में रिवाइज करवा दूं, ये तो प्रोजेक्ट 15B हो गया। प्रोजेक्ट 15A भी आप सुनोगे। इसके तहत 3 जहाज बनाए गए, INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई। और एक प्रोजेक्ट 75 पे आप कई बार सुनोगे, इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनाई गई हैं। वो भी कौन कौन सी बता दूं? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैंने आपको तीनों रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना।
फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न है, अभी मोदी जी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा नमो भारत। तो मोदी जी ने अभी अक्टूबर में ही भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया था, जिसका नाम नमो भारत है, लेकिन याद रखना इसे रैपिडेक्स के नाम से भी जानते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। और उद्घाटन कहां से किया या हरी झंडी कहां से दिखाई गई? साहिबाबाद से। तो ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पे चलेगी, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर होगी, लेकिन अभी इसके पहले फेज का उद्घाटन किया गया, पहले खंड का उद्घाटन किया गया, तो अभी तो ये 17 किलोमीटर पे ही शुरू की गई है, जिसमें वो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में चलेगी। पूरे कॉरिडोर पे जब ये चल जाएगी 2025 तक ये चल जाएगी बोल रहे हैं, इसे 3 फेज में हम स्टार्ट करेंगे टुकड़ों में, तो 2025 तक दिल्ली और मेरठ के बीच में शुरू कर दी जाएगी। पूरे कॉरिडोर में इस तरह से टोटल 16 स्टेशन बताए गए हैं और इसकी स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, अभी मैडम कश्मीर नाम से बुक किसने लिखी है? मीरा बोरवणकर ने। बुक का नाम है मैडम कश्मीर। एक्चुअली ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इनके कार्यकाल के समय जो घटनाएं हुई इनके साथ उसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। बस इतना सा याद रखो, बुक का नाम और लेखक का नाम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा डेनमार्क रहा है। कौन सा इंडेक्स है ये याद रखो, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 टॉप पे कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। सेकंड पे नीदरलैंड, तीसरे पे जर्मनी। देखो पहला याद रख लो कौन सा है, डेनमार्क है, और भारत कौन से स्थान पर है? 64 नंबर पर है। इस लिस्ट में टोटल 108 देश हैं और सबसे आखिरी पे अंगोला है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? साइबर सिक्योरिटी फर्म नॉर्ड लेयर। और वैसे मोटा मोटा बताओ इसमें बताते क्या है, तो देश में डिजिटल सिक्योरिटी कैसी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसी है, तो इन सभी चीजों पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 2024 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये विशाखापत्तनम में होगा। एक्सरसाइज का नाम याद रखना, मिलन 2024 में होगा ये फरवरी में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। लगभग 50 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेंगे। भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है, ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? हैदराबाद में होगा। ये फॉर्मूला ई रेस है। ई रेस मतलब इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस होगी, और आपको याद होगा पिछले साल इसका पहला संस्करण भारत में हुआ था, वो भी फरवरी में हुआ था हैदराबाद में। और अब 2024 में जो इसका दूसरा संस्करण होगा वो भी फरवरी 2024 में होगा हैदराबाद में। और पहले संस्करण में कौन विजेता रहे थे? जैक डेनिस, वो इंग्लैंड के हैं। वैसे हमारे खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। अच्छा, एक प्रश्न और बन जाएगा इससे कि अभी भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस हुई थी, कहां पे हुई थी? नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? इंडियन ऑयल बना था, ये भी याद रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे, ये हमने मनाया कब? 21 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। क्यों मनाते हैं 21 अक्टूबर को? तो उसका भी कारण है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने हमारे 20 भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, उनकी जान चली गई थी। इसीलिए 21 अक्टूबर को ये दिन मनाते हैं हम लोग। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के धोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया? तो आंसर होगा गुजरात में है ये। एक्चुअली में अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी, कहां पे? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और वहां पे इन्होंने 54 यानी कि 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट जारी की थी, उसमें से हमारा भी ये एक है, धोडो गांव, जिसका नाम है, ये आपको मिलेगा गुजरात के कच्छ जिले में। तो इसे भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। और ये अभी तो हमने डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। अभी जो रिपब्लिक डे पे सर्वश्रेष्ठ झांकियों का पुरस्कार दिया गया, इसमें प्रथम पुरस्कार इसको भी मिला था। अब आपको बताना है कि जो गुजरात की झांकी रही थी, जिसका थीम यही था धोडो गांव, उसे प्रथम पुरस्कार किस कैटेगरी, किस श्रेणी में मिला? जजेस कैटेगरी में या पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में? क्योंकि 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, एक में उड़ीसा की झांकी को मिला था, एक में गुजरात की झांकी को। अब ये मैच द फॉलोइंग हो गया, मिलान करो की तरह प्रश्न हो गया। अब आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बल्कि अगर मंत्रालयों की कैटेगरी में हम बात करेंगे तो उसमें हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक देखेंगे तो हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है, याद रखना। ये हेडक्वार्टर भी कई बार आ जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि देश के सबसे ऊंचा तिरंगा ये कहाँ पे लगाया गया? तो अमृतसर में लगाया गया। किसने? हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। कहाँ पे? अमृतसर में, जो भारत पाक अटारी सीमा है वहां पर, जिसकी ऊंचाई 418 फीट है। और बेलगावी में जो भारतीय झंडा लगा है वो 361 फुट है और वो इस तरह से भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा हो गया है। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ही एक दो प्रश्न आपके बनेंगे, कुछ स्टैटिक प्रश्न है, जैसे कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था? जैसे कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 1947 को। और अगर पूछे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया, किसने बनाया? पिंगली वेंकैया जी ने। और बीच में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती है? 24 होती हैं। और कुछ ऊंची जगहों से भी मैं आपको कुछ प्रश्न रिवाइज कराऊंगा जो अभी न्यूज में थे, जैसे कि देश का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे बनेगा? लद्दाख के न्यूमा में बनेगा। कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और आप जानते ही हो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी पे बन रहा है। कितनी ऊंचाई है? 359 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया था चंडीगढ़ में। और आपको याद होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया था। कहाँ पे? लद्दाख में, जो उमलिंग ला दर्रा है वहां पे। वैसे भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? बांध टिहरी डैम है, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। किस नदी पर है? किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये कंचनजंगा है, जो आपको मिलेगी सिक्किम में। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल की बात करें तो कुंचिंगल वाटरफॉल है, वरा नदी पर मिलेगा आपको, ये कर्नाटक में, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई से संबंधित भी जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने आपको रिवाइज कराया, कुछ करंट अफेयर्स के और कुछ स्टैटिक भी, इनको भी ध्यान में रखना है। और आप देख सकते हो एक ही प्रश्न के साथ कई कई बार मैं आपको 4-5 प्रश्न एक्स्ट्रा में रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्वेश्चंस की कंटेंट की तो भरमार होती है, और रिवीजन वाली क्लास में तो आपके लिए और बेहतर हो रहा है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास अगर आप अटेंड करते होंगे तो। और मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट करते ही होंगे। इसको तो कोई नए स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे चल क्या रहा है। हम 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन कब किया जाता है? जब आपने एक बार पहले उसे डिटेल में पढ़ लिया हो। बिना पढ़े रिवीजन नहीं कर सकते हैं। वैसे कर तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसको शॉर्ट में पढ़ना है कम समय में, हाँ कि मुझे तो जानना है, मुझे डिटेल से लेना देना नहीं है, तुम तो क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, खत्म करो। कई बार एग्जाम में होता है ना, अरे ये चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, भाड़ में जाना तो डिस्क्रिप्शन। या फिर एग्जाम शुरू होने वाला होता है, स्कूल के गेट के बाहर, कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर के पन्ने पलट रहे होते हैं, आ जाए ये, अच्छा ये, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वैसे वाला रिवीजन। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। और प्लीज सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बहुत कम आप में से लोग हैं जो वीडियो लाइक करते हैं। जब वीडियो नहीं आते हैं तो डिमांड सब करते हैं कि वो वाला वीडियो लेकर के आओ, उससे बहुत हेल्प होती है। लेकिन जब वीडियो आ जाता है तो फिर उसकी केयर नहीं करते हैं। वो एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी, घर में भी, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब नहीं होता तो बहुत कद्र होती है, जब होती है तो फिर कद्र नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं करूंगा, आप लोग जरूर कद्र करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम मेरी मेहनत की तो कद्र करेंगे। दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम 5000 स्टूडेंट्स तो इसे व्यूज में आए। वो तो कितने लोग इसे पसंद करते हैं वो तो लाइक से पता लगता है कि 800 लोग पसंद कर रहे हैं कि 900 लोग पसंद कर रहे हैं। कम से कम व्यूज तो जो है वो 5000 तो क्रॉस करें इसको। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला भी है कि मॉर्निंग में उठ करके वीडियो को चला दिया करो, म्यूट करके, आवाज को कम करके, फिर बाकी अपने काम करने लग जाओ। और जब भी आपको समय मिल रहे हैं तो आप देख लो, तो कम से कम आपकी तरफ से 2 बार काउंट हो जाएगा व्यूज। ऐसा भी कर सकते हो, कम से कम करते हैं स्टूडेंट्स, वो तो कर ही सकते हैं, बाकी से तो क्या उम्मीद करूं मैं। खैर अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनना, कि अभी किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा लाओस को। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है लाओस, और अभी से WHO ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया गया। और ये क्या है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आप एलिफेंटियासिस बोलते हो या हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हो। इसमें क्या होता है, जो पांव होता है, हमारा जो पैर होता है, वो सूज करके हाथी के पांव के समान भारी हो जाता है। आपको बता दूं, अभी तक टोटल 19 देशों ने इस बीमारी को खत्म कर दिया है। क्या भारत में ये खत्म हो चुका है? नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य जरूर है इसे खत्म करने का, 2027। ये इंपॉर्टेंट डेटा होगा आपके लिए। पूछ सकते हैं कि एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव रोग को भारत को खत्म करने का, उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? जैसे हमारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है,
टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है, उसी तरह से ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका खत्म करने का लक्ष्य याद रखना 2027 है। और ये किससे होता है? फाइलेरिया परजीवी मच्छर के काटने से मनुष्य में ये फैलता है। लाओस की भी बात कर लें, स्टैटिक कैपिटल वियंटाइन होती है, लाओ किप यहाँ की करेंसी है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।